हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी फिजिक्स का प्रश्नावली सॉल्व करा रहे हैं हम लोग। और अध्याय 2 है और आप लोगों को 14 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल 13 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में, और प्रश्नावली तो पहले क्या ही खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग देखते हैं 12 कर दिए हम लोग, 13 से करना है, ठीक ना। तो आज हम लोग 13वां से लेकर के आज इसी वीडियो में आज का चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उतना सवाल है नहीं अब, और कल से अगला लेसन स्टार्ट किया जाएगा जो अगला चैप्टर है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग 13वां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो आप लोग के स्क्रीन पे है क्वेश्चन, ठीक ना। तो 13वां आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन है और उस पर पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है 13वां। तो कह रहा है कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियां A, B, C तथा D इस प्रकार हैं कि संबंधित हैं, और किस प्रकार संबंधित है तो दिया है। ये कौन सा है? 13वां है। तो इसमें दिया है P बराबर, क्या दिया है? P बराबर AQ_B² अपान √C × D, ऐसे दिया है आप लोगों को, ठीक। तो देखिए हम लोग ना त्रुटि जो पढ़े थे उसमें हम लोग लिखे थे घातांक वाले कैसे लिखा जाता है, तो इसको ना वैसे ही रूप में कैसे तोड़ा जाएगा तो इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। और इसमें दिया है ना, दिया है हाँ, क्रमशः A, B, C तथा D में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः, मतलब क्रम से है। क्या क्या है? तो पहला है 1%, 2%, 4%, 1%, 2%, 2% नहीं है 3%, 4%, व लास्ट में है 2%, मतलब यही दिया है। तो क्रमशः का मतलब ये होता है ना कि A का 1% है, क्रम से है, मतलब जो पहले है उसका पहला वाला है, जो दूसरा है उसका दूसरा वाला 3% है, C का मान क्या है? 4% है, D का मान क्या है? 2% है, ठीक। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए हम लोग इसको ना तोड़ा जाए, लेकिन कैसे तोड़ा जाएगा? तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं P बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं? AQ, ठीक ना। इसको लिखा जा सकता है × B² अपान, इसको लिखा जा सकता है C पर पावर, कौड़ी का मान होता है 1/2, तो 1/2 कर लीजिए घात के रूप में, और D पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, ठीक। अब इसको हम लोग ना घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में? A को हम लोग लिख सकते हैं ΔA अपान A, A के स्थान पर, और P है तो वहाँ लिख सकते हैं ΔP अपान P। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह हम लोग लिख रहे थे त्रुटि में, आप लोगों को याद होगा। आज जब इसी में 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो वो प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। ये पहले ही बता चुका हूँ, सब सिलेबस में हम बता चुके हैं। और P = ΔP अपान P होता है, इसमें 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो 100% से, तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। देखिए ये त्रुटि है, ठीक ना। इसमें 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। तो इसी रूप में इसको लिखना है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, मैं ही लिख रहा हूँ, तो देखिए लिख रहा हूँ, तो देखिए कैसे इसको लिखूंगा P को, तो P को क्या लिखा जाएगा? ΔP अपान P बराबर है, तो बराबर AQ है ना। तो जो घात होता है ना उसको मैं क्या बोला था, उसको आगे लिख लिया जाता है, तो 3 हो गया। और A को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ΔA अपान A लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। और इसको ऐसे कर दीजिए। अब बीच में जब इंटू है ना तो उसको प्लस कर लिया जाता है, और B² है ना, B को दो को आगे कर लिया जाएगा। जितने भी घात होते हैं उनको हम लोग आगे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिशत त्रुटि में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। अब B को क्या लिख सकते हैं? ΔB अपान B लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। आई C वाला है ना, तो इसको प्लस के साथ लिखा जाता है, माइनस में नहीं, क्योंकि ऊपर जाता है तो घात माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस ही लेते हैं। तो प्लस हो गया, घात क्या है? आधा है, तो आधा मतलब 1/2 है। और C को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ΔC/C, फिर बीच में फिर प्लस किया जाएगा। घात कितना है? 1 है, तो 1 को 1 ही का सबको प्लस में लिखा जाएगा, याद रखिएगा। और घात को आगे कर देते हैं हम लोग, ठीक ना। और जो बचता है उसको ΔD अपान D कर देते हैं। यही है, देख लीजिए, इसी रूप में लिखना है हम लोग को। देख लीजिए किसी भी राशि को ऐसे ही लिखा जाता है, घात को आगे कर दीजिए, ठीक। हम लोग घात को आगे कर दिए और सबको प्लस में कर दीजिए, और सबको जोड़ना ही होता है, याद रखिएगा, इसमें सबको जोड़ना ही होता है, और सबको प्लस कर दीजिए, घात को आगे कर दीजिए। घात कितना है उसको आगे कर दीजिए। और मैं बोला हूँ A हो तो उसे ΔA अपान A लिखा जाता है, P हो तो ΔP अपान P लिखा जाता है, C हो तो ΔC अपान C लिखा जाता है, D हो तो ΔC अपान D लिखा जाता है, तो ΔD अपान D देख लीजिए, वही तो है,
ठीक है। अब दोनों पक्षों में ना 100% गुणा कर दीजिए, तो दोनों पक्षों में 100% गुणा कर देंगे तो डेल्टा पी अपान पी गुणे 100%। ठीक, अब इधर क्या हो जाएगा 3, इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए गुणे 100%। फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 डेल्टा बी अपान बी में गुणे 100%। सब में 100% का गुणा होगा, 100% का सब में गुणा होगा, याद रखिएगा। प्लस हाफ है तो हाफ, डेल्टा सी है तो डेल्टा सी अपान सी गुणे 100%। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, और देखिए प्लस है तो प्लस, अब इसमें देखिए 1 है तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डेल्टा डी है तो डेल्टा डी अपान डी गुणे 100%। समझ में आ गया, तो ये हो गया। ठीक, अब देख लीजिए, अब ये प्रतिशत त्रुटि है ना, ये क्या है, ये बी में प्रतिशत त्रुटि है। देखिए, तो पी में प्रतिशत त्रुटि हम लोग को निकालना है, पी में प्रतिशत त्रुटि क्या है यही पूछ रहा है। प्रतिशत त्रुटि ये क्या है, ए का प्रतिशत त्रुटि है, वो भी कितना, ये जो ब्रैकेट में ये क्या है, बी का प्रतिशत त्रुटि, बी का प्रतिशत त्रुटि है। ठीक, और ये क्या है, सी का प्रतिशत त्रुटि, सी का प्रतिशत त्रुटि है, और ये क्या है, डी का, स्मॉल डी का प्रतिशत त्रुटि है। देख लीजिए, अब इसका सम मान दिया है, उठा के रख दीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 3 है गुणे एक का प्रतिशत त्रुटि क्या है 1% है, तो 1% से गुणा कर दीजिए, प्लस है तो प्लस। ठीक, 1% हो गया। ठीक, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 कर लीजिए गुणे, बी का मान क्या है 3% है, तो 3% हो गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, और सी का प्रतिशत त्रुटि कितना है 4 है, तो गुणे 4%। ठीक, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और डी का प्रतिशत त्रुटि क्या है 2% है, तो 2%। ठीक, 2% हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। अब देख लीजिए, 3 है कहना 3% प्लस 3 दूनी 6% प्लस 2% और फिर प्लस 2%, टोटल कितना हो गया, तो डेल्टा पी अपान पी का मान है इंटू 100%। ठीक ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 2 13%, और यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, और समझाया हूँ, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो देखिए, तो इसमें एक और बात कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है P बराबर दिया है, इसमें कह रहा है, आगे पढ़ रहा हूँ सवाल को, देखिए क्या कर रहा है, यदि उपर्युक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलन मान 3.763 आता है तो आप परिमाण का किस मान तक निकटतम करेंगे, निकटन करेंगे। तो देखिए, तो इसमें P का मान दिया है। ठीक, तो डेल्टा P का देखिए, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं इस फार्मूले को लिख रहा हूँ, ठीक ना, ये प्रतिशत वाला, ठीक ना, तो ये काम कर रहा हूँ मैं ना, आप लोग इतना लिख लिए हैं आप लोग। ठीक, तो मैं यहाँ थोड़ा कुछ लिख रहा हूँ अपने पास से, देखिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और ये भी थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से आप लोग को समझा सकूँ। ठीक ना, आगे लिख रहा हूँ, तो P का मान आप लोग कितना दिया है, तो अभी दिया था कितना, हाँ 3.763 इतना दिया है ना। अभी हम लोग प्रतिशत त्रुटि P का देखा जाए तो डेल्टा P अपान P बराबर कितना है, इसका मान कितना है 13%, 13%। P का मान उठा के यहाँ रख दीजिएगा। ठीक ना, तो P के मान में त्रुटि, तो P के मान में त्रुटि यहाँ पे लिख लीजिए, P के मान में त्रुटि पहले लिख लीजिए, तो कितना है देखिए, तो P के मान में त्रुटि, तो P बराबर इतना दिया है, और डेल्टा P बटे P गुणे 100% का मान कितना आया था, 13% आया था। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, यहाँ 100% है, यहाँ पे 100% हो गया। ठीक, तो P का मान दिया है, तो पहले तो दिखेगा इसको, तो पहले नीचे भगाया जाएगा इस 100 को, तो नीचे आएगा, तो देखिए डेल्टा P और बराबर 13% है तो 13%, ये हो जाएगा, P इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये P इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब बटे ये 100 गुणा में है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, और परसेंट हो जाएगा, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। P का मान रख दीजिए, डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा 13 गुणे, इसका मान P का मान क्या है 3.763, अब बटे क्या है बटे 100 है। अब इसका जब आप लोग डेल्टा P का मान निकालेंगे, इसमें त्रुटि निकालेंगे, तो P के मान में जो त्रुटि होगा वो आएगा 0.4891 इतना आएगा। ठीक ना, तो उचित सार्थक अंक तक हम लोग लिखेंगे, तो उचित सार्थक अंक में क्या लिखेंगे हम लोग, उचित सार्थक अंक मतलब का जो होता है,
जो सार्थक अंक मतलब क्या होता है, जो हम लोग के काम का है, जो जो उचित नहीं होता है, जो सार्थक अंक जो हम लोग के काम का नहीं होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखिए 9 है ना, 9 एक बड़ी राशि है, एक क्या है बहुत छोटी राशि है, वो भी दशमलव के इतने अंक के बाद, तो 9 को ले लेंगे हम लोग। ये क्या है बहुत छोटा राशि है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो डेल्टा पी का मान यहाँ पे आप लोग का कितना आ गया 0.489 आ गया, और ये आप लोग क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए इतना आ गया हम लोग को, इसको कैसे तोड़ा जाता है, सबको प्लस प्लस में लिख लेना है। ए बी सी डी दिया है ना, तो सबको क्या करना है, सबको प्लस में लिख लेना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के रूप में लिख लेना। अब देख लीजिए घात कितना है, इसमें 3 है ना तो 3 आगे कर लीजिए, इसमें 2 है ना तो 2 आगे कर लीजिए, इसमें 1/2 है तो 1/2 कर लीजिए, इसमें 1 है तो 1 कर लीजिए, ठीक ना। और ना इसमें ना डेल्टा जहाँ ए है, जहाँ ए होता है वहाँ ना डेल्टा ए बाई ए से ए रख दिया जाता है, जहाँ बी होता है ना वहाँ पे डेल्टा बी बाई बी रख दिया जाता है, जहाँ सी होता है वहाँ पे डेल्टा सी बाई सी रख दिया जाता है, जहाँ डी है वहाँ पे क्या रख दिया जाता है डेल्टा डी बाई डी रख दिया जाता है। तो अब रख दीजिए, एक स्थान पर रखेंगे तो 3, अब यही मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। ये सिर्फ त्रुटि है, ये क्या है, ये सिर्फ त्रुटि का फार्मूला है ये वाला। इसमें जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग उतार लीजिए। और पी का मान दे दिया है, और हम लोग को फार्मूला पता है डेल्टा पी अपन पी गुणे 100% त्रुटि में इंटू 100% बराबर 13% आया है, अभी निकाले हम लोग 13%। पी का मान हम लोग को पहले से दिया है, तो पी का मान रख दीजिए, तो पी यहाँ इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये इधर गुणा में है 100% तो भाग में आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। पी का मान रख दिए, गुणा करेंगे कैलकुलेशन करेंगे इतने तक आएगा। एक बहुत छोटी राशि है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जो छोटा रहता है। उचित सार्थक अंक तक लिया जाता है तो डेल्टा पी का मान इतना आ जाएगा, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, और यही उचित त्रुटि है, ठीक ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आप लोग का जो अगला सवाल है वो आप लोग की स्क्रीन पे है, तो ये क्या कर रहा है देख लीजिए, कह रहा है 14वां है ना, तो 14वां देखिए क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं, ठीक ना। जिसमें से पहला दिया है क्या दिया है, पहला दिया है y बराबर a साइन 2 पाई t अपान t, ठीक। और b का मान क्या दिया है, तो b कह रहा है y बराबर a साइन v t, ठीक। और c क्या दिया है, तो c दिया है y इक्वल्स टू a बाई टी, और दिया है साइन t बाई a, ठीक ना। और d का दिया है y बराबर a रूट 2, और यह है साइन 2 पाई टी अपान टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी, ठीक। जहाँ क्या है, जहाँ ए बराबर क्या है कण का अधिकतम विस्थापन, तो ये विस्थापन है। विस्थापन मतलब क्या है, एक दूरी है, दूरी का जो विमा होता है वो एल होता है, ठीक। और दूसरा क्या कर रहा है विस्थापन, हाँ बी कण की चाल, तो भी क्या है वेग है, और वेग का जो विमा होता है LT-1 होता है, ठीक। हम लोग पढ़ चुके हैं। टी आवर्तकाल होता है, टी आवर्तकाल, जहाँ टी क्या है आवर्तकाल, इसका विमा क्या होगा, ये काल है मतलब समय है, तो इसका भी टी होगा, और टी है विमा है तो इसको ब्रैकेट में हम उसे लिखते हैं, तो यही दिया हुआ है। तो अब कौन क्या है, अब ये दे दिया है, हम लोग को चेक करना है कि कौन इसमें से सही है। इसमें ना बस हम लोग को ये ज्ञात करना है कि कौन इसमें से सही है। तो देखिए मैं ज्ञात कर रहा हूँ, पहला वाला इधर कर रहा हूँ, दूसरा वाला इधर, और तीसरा वाला इधर, और एक और कर लिया जाएगा। देखिए तो y है ना, तो y हो गया, पहला वाला ले रहा हूँ a, तो दिया है y ए क्या है। एक और यहाँ पे बात समझने वाली है कि अगर साइन के पीछे यहाँ पे कुछ भी हो, ax प्लस बी बटे जेड हो, कुछ भी हो, तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है कोण होता है, ये सब क्या होता है कोण होता है, ठीक है। साइन के साथ जितने भी होंगे सब क्या होंगे, सब कोण होंगे सब, ठीक है। तो ये कोण होगा, साइन के साथ जितने होंगे पीछे उसके सब कोण होंगे। इसका मतलब ये भी कोण है, ठीक है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, और ये भी कोण है। तो कोण का मान ये जान लीजिए, कोण हमेशा क्या होता है विमाहीन होता है। कोण बराबर क्या होता है विमाहीन होता है, ठीक। तो विमाहीन होता है, कोण हमेशा क्या होता है विमाहीन, उसकी कोई विमा नहीं होती है, ठीक ना, उसकी कोई विमा नहीं होती है। देखिए तो साइन के पीछे जितना भी होता है वहाँ सब क्या होता है कोण होता है, और कोण क्या होता है विमाहीन होता है, ठीक ना।
तो अब देखिए, अब हम लोग देखा जाए कि इसका मान कहीं विमाहीन हो रहा है कि नहीं, पहले इसका मान पता कर लिया जाए। इसका मान अगर विमाहीन हो जाएगा तो हम लोग को उसका मान पता चलेगा, और ये विस्थापन है और ये भी विस्थापन तब देख लिया जाएगा। ये देखा जाए कोण विमाहीन है कि नहीं, ये भी कोण देखा जाए विमाहीन है कि नहीं, इन कोण को भी देख लिया जाए विमाहीन है कि नहीं, और इसको भी देखिए। y बराबर क्या है, तो यहाँ पे 2 पाई टी, पहले 2 पाई टी को देखा जाए विमाहीन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कोण है, ये क्या है, ये कोण है। कोण हमेशा क्या होता है, विमा उसका नहीं होता है, ठीक। तो 2 पाई टी को देखा जाए, देखिए 2 पाई क्या है, ये तो कांस्टेंट है, कि नियतांक है, तो नियतांक है तो इसको नहीं लिया जाता है, नियतांक हमेशा नहीं लिया जाता है, ठीक ना। तो नियतांक को हमेशा काट दिया जाता है। तो टी क्या है, समय है, समय का टी होता है, अब बटे इसका भी क्या होता है, टी होता है, टी होता है इसका भी, ठीक। इसका भी टी हो गया, इसका भी टी, देख लीजिए। टी जो है स्मॉल टी क्या है, एक समय है, तो समय का जो है ना, समय का भी जो बीमा होता है वो कैपिटल टी होता है, ठीक। और आवर्तकाल का भी टी होता है, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये तो बीमाहीन हो गया, ये क्या हो गया, बीमाहीन हो गया। इसका मतलब ये क्या है, अतः यह सही समीकरण है, सही समीकरण है, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका कोण क्या है, विमाहीन हो गया। और ये समीकरण क्या है, y बराबर a साइन 2 पाई टी अपान टी है, और ये क्या है, ये सही है, ठीक ना, ये सही है। अब दूसरे में देखा जाए बी में, तो बी में देखिए क्या कर रहा है, तो बी में देखा जाए भी और टी का मान विमाहीन हो रहा है कि नहीं। इसका मान होना चाहिए क्या, विमाहीन होना चाहिए। तो देख लिया जाए, v क्या है, वेग है, इसका विमा होता है LT-1, ठीक। और t इंटू टी का जो समय है, इसका विमा देख लीजिए क्या है, कैपिटल टी है, तो ये टी हो गया। और इस पर क्या है, +1 है, ठीक। तो ये -1 +1 कट के खत्म हो जाएगा, इसका बीमा कितना जाएगा, यह आ जाएगा। तो इसका बीमा निकल रहा है, ये बीमाहीन तो नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, अतः यह समीकरण नहीं है, यह समीकरण नहीं है। इसका मतलब YA साइन VT क्या है, समीकरण नहीं है, बात खत्म। और तीसरे पे आ जाए, अब ना इसका देखा जाए, ये T अपान A का मान देखा जाए विमाहीन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लिया जाए T अपान A, क्योंकि ये कोण है, ये क्या है, ये कोण है। अब कोण हमेशा क्या होता है, विमाहीन होता है, ठीक ना। तो इसका देखिए T/A का ये भी क्या होना चाहिए, विमाहीन होना चाहिए, तो विमाहीन होना चाहिए, ठीक। देखिए टी का क्या होता है सॉरी, तो टी का क्या होता है, टी का टी ही होता है। और ये क्या है, ये क्या है, विस्थापन है। तो इसका तो लंबाई है ना, ये लंबाई है, तो ये L हो गया बटे L हो गया, तो ये तो हो गया TL-1। इसका मतलब ये भी विमाहीन नहीं है। अतः यह क्या है, अतः यह समीकरण सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये विमाहीन कोण है, और कोण विमाहीन आ ही नहीं रहा है। मतलब ये क्या हो गया, y बराबर A/T साइन T/A क्या है, ये सही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को 3 क्लियर हो गया होगा, और इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और यही तरीका था कि कोण कोई क्या होता है, विमाहीन होता है हमेशा, और देख लीजिए कि इसका विमाहीन हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, तो इसी से पता चल जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बस चेक करना है, ठीक है। जो मैं बता चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट सब बता चुका हूँ, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब सी वाला देखते हैं क्या कह रहा है। तो सी वाला भी ये देख लिया जाए, 2 पाई टी। तो देखिए अब 2 पाई टी अपान टी, तो इसका भी क्या है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। और कांस्टेंट होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर भी टी होगा और नीचे भी टी होगा, तो दोनों का कट करके क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये तो है, ये सही है। और ये 2 पाई टी ये भी सही है, मतलब ये भी कोण है, ये भी क्या है, कोण है, और ये भी कोण है, मतलब ये दोनों क्या है, कोण ही है। और जब कोण ही है तो ये दोनों क्या है, सही है समीकरण। और देखा जाए ये क्या है, तो ये क्या है, एक विस्थापन है, तो इसका भी मान ये विमाहीन हो गया, इसका भी मान विमाहीन हो गया, तो इन दोनों को तो हटा दिया जाएगा। मतलब अब क्या बचेगा, y बराबर A√2, और ये विमाहीन हो गया, ये विमाहीन हो गया, तो इन दोनों को विमाहीन हो गए दोनों, तो इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। अब बचा क्या, A√2 बचा, ठीक है। तो ए है क्या, इसमें √2 क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो इसको भी हटा दिया जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो गया, एक विस्थापन है तो L हो गया, ठीक। और y एक खुद ही विस्थापन है, y खुद एक विस्थापन है, ठीक ना।
तो y खुद विस्थापन है, तो इसका भी बीमा क्या होगा, L ही होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी, तो ये भी क्या है, अतः यह सही है, अतः यह सही है, सही समीकरण है, समीकरण है, क्योंकि y भी विस्थापन है, ये, ठीक है। y विस्थापन होता है, हमेशा y विस्थापन होता है, वो भी y अक्ष पे, ठीक है। तो इसका मान क्या है, y का विमा कितना होगा, y का विमा होता है, एक लंबाई है तो ये भी लंबाई हो गया, बस तो देख लीजिए, बस तो हो गया। अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ये सही है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का 15वां क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पे है, देख लीजिए। तो 15वां क्या बोल रहा है, 15वां कह रहा है कि हाँ, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान जो है, मतलब जो गति में है, कोई वस्तु गति में है और उसके द्रव्यमान को क्या कहेंगे, चल द्रव्यमान, मतलब वो चल रहा है द्रव्यमान। तो चल द्रव्यमान क्या है, चल द्रव्यमान वो कितना है, तो वो दिया है m, तो ये द्रव्यमान है, तो इसकी विमा क्या होगी, m होगी, ठीक ना, इसकी विमा क्या होगी, m होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, विराम द्रव्यमान मतलब रेस्ट में जो रुका हुआ है, और जो कोई वस्तु रुका है और उसके द्रव्यमान को क्या कहेंगे हम लोग, विराम द्रव्यमान कहेंगे। तो विराम द्रव्यमान क्या है, m0 है, और m0 है, और ये भी एक द्रव्यमान है, तो इसका भी विमा क्या होगा, m ही होगा, ठीक। तो कह रहा है T/A विराम द्रव्यमान, T/A नहीं, हाँ, m0 इस विराम द्रव्यमान है, इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c दिया है, और यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था, ठीक है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, ठीक ना, लेकिन स्थिरांक c को लगाना भूल जाता है, और वह लिखता है, मतलब कोई स्टूडेंट है जो इसको याद करता है, लेकिन वह ना उसको c को लगाना इसमें भूल जाता है, मतलब c को क्या किया है, भूल गया है, ठीक है, c को भूल गया, और इसको हमको सही जगह लगाना है, और क्या दिया है, और लिखता है m बराबर m0 अब 1 माइनस v स्क्वायर पर घात क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक। तो 1/2 होगा। तो और हमको सही जगह लगाना है इसके, मतलब यहाँ पे c इसमें लगाना है और सही जगह लगाना है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, अगर यह समीकरण सही है, तो समीकरण सही होने का मतलब है LHS की विमा बराबर RHS की विमा, मतलब दोनों साइड की विमाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब इधर की साइड के भी और इधर के साइड के भी, ठीक ना। मतलब कि जो नीचे वाला इधर का साइड, तो इसका तो विमा m हो गया, ठीक, और बराबर है बीच में, तो बराबर है, ये भी एक m द्रव्यमान, तो इसका भी m हो गया, मतलब इन दोनों की विमाएं m आनी चाहिए। तो इसका तो m आ रहा है, लेकिन इसका m नहीं आ रहा है क्योंकि इसके नीचे है। तो इसको किसी भी तरह ना इसको गायब किया जाए, तो वो कैसे गायब किया जाएगा, क्योंकि तभी ये फार्मूला सही होगा, क्योंकि इसको गायब करेंगे तभी तो m बराबर होगा। हम लोग बराबर करें तो इसको गायब करना है, तो गायब कैसे होगा, तो देखिए v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे वेग है, और वेग की विमा क्या होती है, LT-1, और उसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर T-2 हो जाएगा। मतलब इतने विमा से हम लोग इसमें अगर भाग दे दे L स्क्वायर T-2 से, ठीक ना, तो ये कट जाएगा, क्योंकि विमा इसकी भी समान हो जाएगा और इसका भी तो कट जाएगा, और एक कांस्टेंट हट जाएगा, मतलब ये सब हट जाएगा, तब यम आपस में बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो ये फार्मूला सही हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा, मतलब इसको अब हम लोग लिखें तो यम बराबर लिखना पड़ेगा m0/1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, स्क्वायर से ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये दो घात है ना, तो इस पर भी दो घात होना चाहिए। अब यह फार्मूला पर पावर 1/2, अब यह फार्मूला सही है, क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी विमा क्या हुई, L स्क्वायर T-2 होगी इसकी विमा, ठीक, स्क्वायर की विमा क्या होगा, इतना होगा। तो यहाँ पे ये एक वेग है, तो देखिए ऊपर भी वेग रहना चाहिए और नीचे भी वेग रहना चाहिए, तभी तो कट करके वेग खत्म हो जाएगा, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो m और m 0 हो जाएगा,
तभी तो होगा, और कोई रास्ता है नहीं है। तो सी को लगाना भूल गया है तो सी को उठा के ही कर दिया जाए और उसका होल स्क्वायर कर दिया जाए, तभी ना वेग वेग कट के खत्म हो जाएगा। तो सी भी प्रकाश का वेग होता है और वी भी एक वेग ही है, दोनों एक प्रकार के वेग ही हैं। तो दोनों का कट के खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों कट के खत्म हो जाएगा, मतलब अब एक का कोई बीमा होता नहीं है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला अब सही है। तो यहाँ पे थोड़ा हिंदी में लिखा जाए, ठीक ना, तो ये सही है फार्मूला, और यही आप लोग का फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा इस समीकरण में सी का मान वी स्क्वायर में भाग के रूप में वर्ग करके रखना पड़ेगा, तभी यह समीकरण या सूत्र सही रूप में व्यवस्थित होगा। मतलब व्यवस्थित कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर के नीचे सी से भाग देंगे, लेकिन उसका स्क्वायर करके। ठीक, तो उसका स्क्वायर करके हम लोग लिखेंगे, और स्क्वायर करके लिखेंगे तो वी स्क्वायर में जब सी स्क्वायर से हम लोग भाग दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो यही मैं लिखा हूँ और यही आप लोगों का सवाल था, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए 16वां क्वेश्चन है, और देखिए आप लोग के स्क्रीन पे, तो आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्राम है। ठीक है, तो जो हम लोग परमाणु का जो हम लोग उसका त्रिज्या मापते हैं वो एंगस्ट्राम में मापते हैं, क्योंकि एंगस्ट्राम बहुत छोटा मात्रक होता है, कोई मतलब लेंथ का, और किसी की त्रिज्या परमाणु की मापनी होती है तो हम लोग एंगस्ट्राम में ही मापते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो दूरियां होती हैं उनको भी वो माप लेता है बहुत आसानी से, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो और इसे ठीक ना, एक एंगस्ट्राम बराबर दिया है, क्या दिया है, एक एंगस्ट्राम बराबर दिया है कितना, 10⁻⁻10 मीटर होता है, इतना होता है, मीटर है, ठीक ना, यह मतलब मीटर। ठीक ना, तो कह रहा है तथा निर्दिष्ट किया जाता है हाइड्रोजन के परमाणु का माप लगभग, मतलब उसका जो माप है लगभग, वो जो त्रिज्या जिसे कहते हैं, तो उसका त्रिज्या जो है आर, जिसका त्रिज्या वो कितना है 0.5 एंगस्ट्राम है। तो एंगस्ट्राम का मान वही दिया है, तो 0.5 इंटू 10⁻, एंगस्ट्राम का मान रख दीजिए यहाँ पे, इसको लिख दीजिए 0.5 इंटू 1 एंगस्ट्राम गुणे 1 एंगस्ट्राम, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 एंगस्ट्राम का मान 10⁻⁻10 मीटर है, तो इतना निकल गया। ठीक, तो इतना दिया है। हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल का जो यम है, मतलब 1 मोल है में कुल आणविक आयतन कितना होगा, मतलब एक मोल में आणविक आयतन भी कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक, तो यही पूछ रहा है ना। तो देखिए, तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, तो जो कोई अगर परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, ठीक ना, परमाणु कहता है गोलाकार होता है, तो गोले का अगर हमको इसका आयतन बताने के लिए हमको तो पहले गोले का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु क्या होता है गोलाकार होता है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात कर लिया जाए। ठीक ना, तो परमाणु गोले के आकार का होता है, गोले के आकार का होता है, इसलिए आयतन बराबर कितना हो जाएगा, आयतन बराबर गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो अब इसका मान निकाल लीजिए, 4/3 पाई का मान होता है कितना, 3.14 होता है, अगुणे आर का मान दिया यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर दिया है। ठीक है, और इसका क्या है क्यूब है, आर क्यूब है, तो आर का क्यूब कर लीजिए। ठीक है, तो ये मीटर में है, मीटर अंदर रहेगा, आर का क्यूब ना, तो मीटर में है तो मीटर अंदर रहेगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आप लोग का 5.233 इंटू 10⁻31। अब ये मीटर का क्यूब होगा ना, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक ना, ये जब -30 में जब गुणा होगा तो -30 होगा, इसका जब गुणा करेंगे तो इतना आएगा, गुणा भाग करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, तो इतना हो गया। तो अब देखिए
तो एक एक आवोगाड्रो आवगाद्रो एक आवगाद्रो, देखिए तो एक आवगाद्रो का एक मोल बराबर क्या होता है, एक आवगाद्रो की संख्या जो होती है ना, संख्या वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतना होता है, इतना संख्या होता है, संख्या है ना, तो इसका कोई मात्रक होगा नहीं, संख्या है तो, ठीक है। तो और एक मोल बराबर भी उतना ही होता है, एक मोल बराबर भी इतना ही होता है, ठीक। तो एक मोल बराबर नहीं तो गोले का आयतन हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए, तो ये गोले का आयतन हम लोग जितना निकाले है ना, तो ये जितना आया है ना, और ये क्या है, एक अवगाद्रो की संख्या है तो इतना है ना, अवगाद्रो की संख्या, तो जो इसका आयतन है v बराबर वो होता है, तो इसका आयतन हो जाएगा, ये क्या है, पूरे का आयतन क्या है, आणविक आयतन है ना, हाँ, आणविक आयतन, आयतन v बराबर क्या है, अवगाद्रो संख्या को क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या हो गया आप लोगों का, गुणे जो ये संख्या है तो वे मतलब कि ये आयतन वो कितना दिया है, तो परमाणु का आयतन, तो क्या हो जाएगा, आयतन को जो भी वही किस लिए, एक मोल के लिए, एक मोल आणविक द्रव्यमान आयतन के लिए, मतलब एक मोल आणविक आयतन क्या हो जाएगा, एक मोल के लिए, तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू इसका मान कितना है 5.233 इंटू 10⁻31 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब है तो इसमें कोई मात्रक नहीं है, तो इसका तो मीटर क्यूब ही हो जाएगा मात्रक। और इसको जब आप लोग गुणा करेंगे, तो ये आने वाला है आप लोगों का निकल के 3.15 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, और यही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक, यही आप लोगों का आंसर होगा। तो एक मोल जो आणविक आयतन है, ठीक है, एक मोल आणविक आयतन v बराबर होता है अवगाद्रो संख्या गुणे परमाणु का आयतन। तो परमाणु का आयतन हम लोग निकाल लिए हैं, और एक मोल में आणविक आयतन पूछ रहा है, तो एक मोल में आणविक आयतन कितना होगा, और परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब होता है, ठीक। तो देख लीजिए पाई का मान 3.14 होता है और आर का मान 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर होता है। तो देख लीजिए इसका हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5.233 इंटू 10⁻31 मीटर क्यूब होगा, और एक अवगाद्रो की संख्या बराबर होती है 6.023 इंटू 10⁻+23। तो एक मोल आणविक आयतन बराबर होता है अवगाद्रो संख्या गुणे परमाणु का आयतन, बस यही फार्मूला होता है, मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ गया। तो चलिए तो चलिए आप देखते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन क्या है, आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो कहा है किसी आदर्श गैस का एक मोल ग्राम अणुक मतलब मानक ताप व दाब पर जो उसका आयतन है, मानक ताप और दाब पर ही दिया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो जो उसका मानक ताप और दाब पर आयतन कितना दिया है, आयतन तो वो दिया है 22.4 लीटर, ठीक। तो 22.4 लीटर है, और ये 17वां है, डाल लीजिएगा। तो 17वां है, आयतन घेरता है हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके एक मोल के परमाणविक आयतन का अनुपात क्या है, हाइड्रोजन की आमाप लगभग 1 एंगस्ट्रॉम मानिए, मतलब कि उसका जो आमाप है तो उसको 1 मीटर मान लिया जाए, मतलब एक एंगस्ट्रॉम मानिए। तो यह अनुपात इतनी अधिक क्यों है, तो यह अनुपात इतनी अधिक क्यों है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आयतन है ना, तो आयतन हमेशा क्या होता जाए, मीटर क्यूब में है, तो आयतन को माना जाए तो कितना दिया है 22.4 लीटर में है ना, तो इसको ना हम लोग 10⁻³ मीटर क्यूब में कर लेते हैं। एक काम कीजिए, ये जो लंबाई है इसके लंबाई है त्रिज्या कहिए तो 22.4 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब कर लिया जाता है, ठीक ना। और कह रहा है जबकि एक मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणविक आयतन, ठीक है, जबकि एक लीटर नहीं, एक मोल, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणविक आयतन, गैस का परमाणविक आयतन जो होता है
तो वो होता है, देखिए, तो वो कितना है 3.15 गुणे 10⁻⁻7 मीटर है। ठीक है, ये ना ये दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है ना, इतना आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए, तो ये देखिए क्वेश्चन 16 से लिया गया है। 16 जो अभी हम लगाए हैं 16 से लिया गया है। ठीक ना, लिया गया है। अब इसको हम लोग 16 में निकाले हैं अभी, नहीं तो यहाँ निकालिए उतना करके, फिर नहीं तो उसमें से डायरेक्ट ले लीजिएगा। 16 देख लीजिए, और ये 16 से लिया गया है। ठीक ना, 16 में है। ठीक, और आय कह रहा है तो इसका जो 1 मोल का जो आयतन होता है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो उसका आयतन है, गैस का आयतन अब बटे उसका फार्मूला होता है 1 मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणविक आयतन। तो अभी हम परमाणविक आयतन पीछे निकाले हैं 1 मोल का। ठीक है, अभी हम लोग पीछे परमाणु आयतन निकाले हैं। 1 मोल का हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होता है, तो अभी हम लोग इसका भी निकाले हैं 22 तो जो 1 मोल का जो आयतन है V, वो कितना है 22.4 लीटर मतलब गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब है। तो उतना रख दीजिए, 1 मोल का आयतन 22.4 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और बटे 1 मोल का हाइड्रोजन का, ये पिछले क्वेश्चन में हम अभी लोग लगाए हैं, उसका मान कितना आया था, ये आया है 1.5 गुणे 10⁻⁷ मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब यहीं खत्म हो गया। जब इसको आप लोग काटेंगे तो ये लगभग आप लोग का आ जाएगा 7.11 गुणे 10⁻⁴ इतना आ जाएगा। और ये एक अंक है, ठीक ना, तो इसका यही होगा। तो अतः यह अनुपात कितना होगा, इतना है। अब बटे कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो बटे 1 है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात नीचे किसी का भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 7 × A11 × 10⁴ संबंध है 1, और यही अनुपात हो जाएगा। ठीक ना, यही अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात कितना निकल गया 7.11 × 10⁴ संबंध 1, क्योंकि कुछ नहीं है नीचे तो 1 बचा है। अब देखिए समझ लीजिए, मानक ताप और दाब और जो आयतन दिया हुआ है वो 22.4 लीटर दिया है। ठीक, तो अब हम लोग लीटर में है ना, उसको हमको मीटर क्यूब में बदलना है। तो मीटर क्यूब में तभी होगा जब उसमें 10 से -3 से गुणा कर दिया जाए, तो उसका आयतन निकल जाएगा। आयतन हमेशा लीटर में ही रहता है, और ये भी आयतन है, ये भी आयतन है। तो इसी आयतन को लीटर में था तो हम मीटर में हम लोग निकाल लिए। ठीक ना, मतलब मीटर क्यूब में निकालें हम, तो मीटर क्यूब में निकालेंगे इसको। जबकि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणविक आयतन जो होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 16 में, अभी निकाले हैं उसको 1.15 गुणे 10⁻⁷ मीटर क्यूब होता है, इतना हम लोग निकाले हैं। तो ये फार्मूला होता है, तो इसमें जो दिया है ये आप लोग फार्मूला हो गया। ठीक, तो जो पीछे दिया था, जो पिछले सवाल में, अभी तो इसका मान हम लोग निकाले हैं तो 22.14 दिया है, और पिछले सवाल में बस इन दोनों का भाग दे दीजिए, इसमें इसका भाग दे दीजिए, बस यही है। इसमें इसका भाग दे दीजिए, जितना आएगा उतना ही हो जाएगा। कुछ नहीं नीचे बचा है तो 1 बचा है, तो बस ऊपर इसको कर लीजिए, नीचे कर दीजिए, तो यही अनुपात हो जाएगा। तो ये अनुपात पूछ रहा था कि मतलब कितना होगा, वो भी किस में, तो मोल में। देखिए ये अनुपात है ना, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। अनुपात का जो फार्मूला वही होगा अनुपात। अनुपात मतलब होता है भाग बटा। तो किस में अनुपात पूछा है, देख लीजिए, बस किस में अनुपात पूछा है, बस हो गया। तो अनुपात बराबर हो गया 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन बटे 1 मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणविक आयतन। तो परमाणविक आयतन पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस यहाँ मतलब उसका मान यहाँ निकाले हैं, तो मान उठा कर रख दीजिए, उसको कैलकुलेशन करेंगे, इतना आ जाएगा, और इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और अभी 2-3 सवाल बचा है, उसको अगले वीडियो में कर लेंगे। हमको लगा था आज हम लोग कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, हम लोगों को बहुत आराम से ख़त्म करना है। ठीक है, अभी हम लोग 10 पढ़ के आए हैं, तो अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं, इंजॉय के साथ पढ़ते हैं, मज़ा के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।